हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा भी, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है दैट इज स्वरोजगार। तो हमको हिंदी में भी इसके बारे में जानना होगा। तो आज लेट्स बिगिन। स्वरोजगार क्या है, जो कि आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्वरोजगार क्या है, ये कैसे मिल करके बना। तो ध्यान दीजिए, दैट इज स्व मीन्स सेल्फ, मतलब अपना। रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, वही जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो। तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, केवल बात को सुनिए, हर चीज याद हो जाएगी। स्वरोजगार, जो व्यक्ति अपना रोजगार करता है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। आपके कुछ मित्र हैं जो कि सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, वो स्वरोजगार नहीं है, वो सरकारी रोजगार हो जाता है। लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के ही बिजनेस में जाते हैं। किसी का कुछ कारपेंटर का काम होगा, किसी का कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। दैट इज मतलब वो खुद अपना रोजगार कर रहा है, दूसरों को रोजगार दे रहा है। दैट इज स्वरोजगार। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। स्वरोजगार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज स्व प्लस रोजगार, मतलब जो लोग अपना रोजगार करते हैं। स्व का अर्थ है अपना एवं रोजगार का अर्थ है व्यवसाय, अर्थात अपना व्यवसाय यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने व देश के विकास में सहायक होता है। डियर, आप हमेशा से ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने एक अभियान लागू किया था, आपको याद होगा, आत्मनिर्भर भारत। आपको याद होगा, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या उद्देश्य था? इस अभियान का यही उद्देश्य था, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको हमें कम से कम करना है। जैसे इस समय कोरोना काल में आपको ध्यान होगा कि जो खाद्य तेल हैं वो कितने ज्यादा महंगे होते चले जा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज नेशनल पाम ऑयल का मिशन जो लॉन्च किया, नेशनल पाम ऑयल मिशन। इस तरीके का मिशन है जिसके द्वारा हमको खाद्य तेल के उत्पादन में लगभग 11 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि करनी है। तो इसके बारे में क्या है, ये देश का है। और देश किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो रोजगार के आगे से बढ़ता है जब लोग अपना रोजगार करते हैं। खासकर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में दीजिए, जो कि लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना व्यवसाय करते हैं। सरकार उनको एज अ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाती है और उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो वही चीज इसमें भी लिखी है, यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने और देश के विकास में सहायक होता है। कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब लोग जो हैं अपना व्यवसाय करें और गवर्नमेंट जो है वो व्यापारी की भूमिका में ना रहे, गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे। इसीलिए आज बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। भारत सरकार शिक्षित युवकों को स्वरोजगार अपनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन करती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, यदि आपको कोई हायर एजुकेशन करनी होती है तो हायर एजुकेशन के लिए बैंकिंग के लोन्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यह भी सुविधा होती है कि जब आपकी नौकरी लग जाए तब आप धीरे धीरे इसको चुका दीजिएगा। तो यह गवर्नमेंट की एक नीति है। तो प्लीज आप इसके बारे में ध्यान रखिए। स्वरोजगार आप समझ गए होंगे, मतलब अपना रोजगार। फिर लिखा है, हमारी प्राचीन परंपरा में स्वरोजगार का क्या महत्व था। तो क्या महत्व था ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या है, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी यही करते थे। प्राचीन ग्रंथों में स्वरोजगार को उत्तम और श्रेष्ठ व्यवसाय माना गया। आधुनिक समाज की जो प्रमुख चुनौती है बेरोजगारी का सामना स्वरोजगार द्वारा ही किया जा सकता है। तो आप खुद बताइए, आज गवर्नमेंट रोजगार को बढ़ाने की बात कर रही है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। आपने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आपने एक स्कीम सुनी होगी, दैट इज ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? जितने जिले हैं उन जिलों की एक खासियत है और उस खासियत को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल जो वर्क है, वहां की जो चीजें हैं, तो उसको प्रमोट किया जा सके। इसको प्रमोट करने के द्वारा ना केवल इंडिया लेवल पर बल्कि विश्व स्तर पर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। आखिर ये चीजें बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मनी इनको प्राप्त होगी, ये चीजें और फलेंगी फूलेंगी और
अल्टीमेटली इंप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, देश का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। मानव संसाधनों का सही उपयोग, आज सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन कब बनता है? जब उसको शिक्षा दी जाती है, जब उसको स्किल्स दी जाती हैं, तभी वो मानव संसाधन के रूप में बनता है। संसाधनों का सही उपयोग करने देश के आर्थिक विकास में स्वरोजगार का महत्व बहुत है। बेरोजगार नवयुवक स्वरोजगार के माध्यम से प्रतिभा का सार्थक उपयोग करके देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आपको भी समझ में आना चाहिए, जो बेरोजगार है गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अपने मिशन चला रही है। जो आपके क्षेत्र है, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, उस जिले में भी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस के बहुत सारे अंक्स खोले गए हैं, ऑर्गन्स हैं वहां पर। अगर आप अपने आसपास भी इसको ढूंढेंगे तो उनका उद्देश्य ही यही है कि आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाए। और स्किल्स जो है, देखिए 21वीं शताब्दी भारत की है। आपकी खुद आप जानते हैं कि साउथ की नर्सेस जो हैं केरला की, वो ना केवल आपके नॉर्थ इंडियन में वर्क कर रही हैं बल्कि आपके गल्फ कंट्रीज में भी वर्क कर रही हैं, इवन जापान में भी वर्क कर रही हैं। उनकी स्किल्स को बढ़ाया गया है, इसीलिए विश्व में उनकी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। तो स्वरोजगार हो गया कि नहीं हुआ? अल्टीमेटली सरकार ही सबको रोजगार नहीं दे सकती है, आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, जिसकी मदद जो है वो सरकार जरूर कर सकती है। तो आपने ये चीज समझ ली, स्वरोजगार का क्या महत्व था। महत्व यही है कि किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाए। इससे देश का ना केवल विकास होगा बल्कि व्यक्ति का स्वयं भी बहुत ज्यादा विकास होगा। देखिए, अब है स्वरोजगार के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए। मैं बिना देखे आपसे पूछता हूं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। शिक्षा तो होनी ही चाहिए, शिक्षा मस्ट है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसको बेसिक स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। तो वही लिखा है, जो स्वरोजगार अपनाना चाहता है उसे आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं को तैयार करना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन, ये क्या है? दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सही से आलोकन कर पाता है कि आखिर उसके अंदर क्या क्षमता है, किस चीज की क्षमता है। सचिन तेंदुलकर सर जो है हमारे, उनके अंतर्गत क्षमता थी कि वो क्रिकेट खेल सकते थे, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन अपनाया। लता मंगेशकर दीदी जो है हमारी, उनके अंदर ये प्रोफेशनल स्किल थी, उन्होंने अपनी स्किल को पहचाना कि वो गा सकती थी। क्या ये दोनों एक दूसरे के पेशे को अपना सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो आत्मविश्लेषण तो बहुत जरूरी है। हमारी जो सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली की चुनौती रही है वो यही रही है कि वो सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करवा पाती थी, जबकि विदेशों में ये चीजें शुरू से ही करवाई जाती हैं ताकि बच्चे के माइंडसेट को जान लिया जाए और वो अपने क्षेत्र को निर्धारित कर सके। इसीलिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिलीज की गई थी, उसमें इसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है। जो भी व्यवसाय करना चाहता है उसे उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। रोजगार को अधिक सफल बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है। जब तक हेल्थ नहीं होगी तब तक तो हर चीज खराब हो जाएगी। इसीलिए तो फिट इंडिया मूवमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर लाए। जब इंडिया रहेगा फिट तभी तो डेवलपमेंट करेगा हिट। तो ध्यान रखिएगा प्लीज। तो शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि स्वरोजगार को विकसित करने और सही रूप से विकसित करने में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्तित्व के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। आप मुझे यह बताइए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किसके ऊपर? डिजिटल मिशंस के ऊपर। आज का जो विषय है वो तकनीक ओरिएंटेड है। जब तकनीक है तभी तो मैं आपको लेक्चर दे पा रहा हूं। आप दूर होते हुए भी मेरे बहुत पास हैं, तभी तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं। ये क्या था? ये तकनीक थी। और यही जब तकनीक नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आप सुन भी नहीं पाएंगे और आप इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। तो तकनीक आज के जो युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रख रही है। बताइए, आज का जो विषय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। आज का जो विषय है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है। आज का विषय जो है वो अलग अलग तरीके के डायमेंशंस की बात कर रहा है। कैसी टेक्नोलॉजी? एडवांस टेक्नोलॉजी,
साइबर क्राइम्स किस तरीके के हैं, ये सब टेक्नोलॉजी ही ड्रिवन है। और जब तक टेक्नोलॉजी आप नहीं जानेंगे तब तक आप पीछे ही रहेंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। C++, जावा वो पुरानी लैंग्वेजेस थी, आज के युग की डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ये सब की तरफ जा रहे हैं हम। तो प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा, तकनीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था स्वरोजगार व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए उसके अंदर ना केवल स्किल हो बल्कि ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जरूरी है। इसीलिए तो आज की जो एजुकेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, उद्योग और शिक्षा को एक साथ ला रहे हैं। यही हमारे लिए गैप था। यदि उद्योग के अनुसार अगर हम शिक्षा देंगे तो सबसे अच्छा हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उद्योग सेक्टर है, वो बूम अप कर जाएगा। फिर क्या है, स्वरोजगार प्रारंभ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति स्वरोजगार को अपनाना चाहे तो सर्वप्रथम व्यवसाय के बाजार और उत्पादन क्षमता का परीक्षण करना चाहिए। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उसे व्यवसाय के अनुसार पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इन प्राथमिक बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति अपने व्यवसाय को समुचित प्रारंभ कर सकता है। बेसिक सी बात है, कोई भी व्यवसाय अगर आपको भी प्रारंभ करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो व्यवसाय के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि नॉलेज किस तरीके से कोई व्यवसाय किया जाएगा। व्यवसाय की नॉलेज कर लेंगे तो फिर आपके पास उसको प्रारंभ करने की स्किल भी होनी चाहिए, कैसा कौशल उसमें चाहिए। उसके बाद आपको पूंजी भी चाहिए, तभी तो कोई आप फैक्ट्री लगाएंगे, कोई अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, कोई यूनिट लगाएंगे, तभी तो आप करेंगे। उसके बाद लिखा है कि तकनीकी ज्ञान, जब तकनीकी ज्ञान होगा तभी तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन जो है वो कम ही रहेगा। और प्रोडक्शन की सबसे बड़ी मांग होती है वो होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब आप खुद ही बताइए, अगर कोई आपको नमक का पैकेट बनाना हो, उसमें लेबर लग रही है, 10 लोग लेबर लगी हुई है, तो आप खुद बताइए 10 लेबर लगाना ज्यादा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा या 2 मशीन्स लगाना ज्यादा होगा। जबकि वो 10 लेबर की तुलना में वो 2 मशीन एक बार में 100 पैकेट नमक बना भी सकती हैं, पैकेट को आपके पैक्ड भी कर सकती हैं। आप डिस्कवरी में देखिए, फूड फैक्ट्री देखिए, इसी तरीके तो वर्क होता है। किस प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी किस तरीके से उसको पूरी तरीके से बना भी देती है, पैक्ड भी कर देती है, पैक भी कर देती है। तो ये मशीन का खेल है। तो उसी प्रकार अगर हम आगे देखें, हमारे देश में स्वरोजगार किन किन रूपों में उपलब्ध है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे देश में जो स्वरोजगार है वो किन किन रूपों में उपलब्ध है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। लिखा है हमारे देश में स्वरोजगार के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये लिखा है, लेकिन कोई भी देश जब डेवलप होता है तो वो हमेशा सबसे पहले एग्रीकल्चर होती है, आप लोग भी जानते होंगे, फिर उद्योग आता है, फिर सेवा क्षेत्र आता है। एग्रीकल्चर से लोगों को स्किल को डेवलप किया जाता है, इन्हें शिक्षित किया जाता है और लाया जाता है कहां, उद्योग में। उद्योग जो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, उद्योग क्या है आपका, सेकेंडरी सेक्टर है। उसी प्रकार जो टर्शरी सेक्टर होता है वो होता है सर्विस सेक्टर। आपको ध्यान होना चाहिए, एक कंप्यूटर की आप वर्कशॉप में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, तो कैफे वाला क्या कर रहा होता है, कैफे वाला आपको सेवा दे रहा होता है। कोई बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस फर्म में जाते हैं तो वो आपको सर्विस दे रहे होते हैं, दैट इज द सर्विस सेक्टर। उद्योग में क्या होता है कि आप किसी फैक्ट्री में चले गए, मान लिया कोई हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री है, सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री है, तो वहां क्या है, वहां उत्पादन हो रहा है किस चीज का, रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसको फिनिश्ड गुड में तब्दील किया जाता है, वो होता है आपका उद्योग सेक्टर। इन क्षेत्रों के अंतर्गत लघु उद्योग और छोटे छोटे व्यापार आते हैं। लघु उद्योग में आपको समझना चाहिए दैट इज एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु उद्योग जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ये सब क्या होते हैं, एमएसएमई सेक्टर। विश्वास मानिए एमएसएमई सेक्टर जो है आपके जीडीपी में, जो भारत का जो टोटल सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद
ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद इसमें लगभग 30% की भूमिका रखता है। क्या? 30% की भूमिका रखता है। उसी प्रकार भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, दैट इज एक्सपोर्ट, इसमें लगभग आपका 40% की भूमिका होती है आपके किसकी? एमएसएमई सेक्टर की। और सरकार इसको सबसे ज्यादा बूम दे रही है क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रोजगार, स्वरोजगार का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो यही बन रहा है इस समय। तो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एमएसएमई सेक्टर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या है लिखा है, इन क्षेत्रों में इन उद्योगों को आरंभ करने अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 7 से 10 हजार तक की छोटी पूंजी से इन उद्योगों को प्रारंभ किया जा सकता है। यदि छोटे उद्योग हैं बहुत, तो कारपेंट्री की वर्कशॉप है तो उसको भी आराम से किया जा सकता है, और कोई छोटे यूनिट्स है तो उनको लगाया जा सकता है। देखिए लिखा है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए कौन कौन सी सुविधा प्राप्त है। आप भी जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा प्राइम फोकस जो है, आप भी जहां पढ़ते हैं वहां पर भी इस तरीके की स्कॉलरशिप्स उपलब्ध होंगी जो सरकार देती है। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान होगा कि स्कॉलरशिप के साथ साथ बैंकिंग लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों को सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने अनेक प्रकार के कदम उठाए। उसमें क्या क्या करते हैं? लघु उद्योग, सेवा कर और लघु व्यापार के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं। भुगतान व्यक्ति को अपना व्यवसाय आरंभ करने के 6 महीने बाद आसान किस्तों पर करने का प्रावधान है। सरकार आपको खुद प्रमोट कर रही है। यदि आपके पास तकनीकी शिक्षा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके लिए बाकायदा पूरी एक नई संस्था बनी थी, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा स्किल्स को बढ़ाया जा रहा था। क्यों? ताकि जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक भी हों उनको भी प्रमोट किया जा सके, जो नॉर्मल है उनको भी प्रमोट किया जाता है। आईआईटीएंस भी हैं तो इनको भी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं यदि उन्हें कोई अपना स्टार्टअप खड़ा करना होता है। आपने स्टार्टअप मिशन के बारे में सुना होगा। स्टार्टअप मिशन क्या है? यही है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त जरूर है लेकिन उसको किस तरीके से वो इंप्लीमेंट करे उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था नहीं है। तो फंडिंग की व्यवस्था सरकार प्रमोट कर रही है। ऐसे लिखा है, स्वरोजगार से संबंधित विभाग कौन कौन से हैं, इनसे बेरोजगारों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं स्वरोजगार से संबंधित विभाग? भूमि राज्य औद्योगिक विकास निगम, जैसे उत्तर प्रदेश है और कानपुर है तो यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश, स्मॉल इंडस्ट्रियल वाला जो आपका कॉरपोरेशन है वो हो गया। उसके बाद यंत्र व संयंत्र संसाधन राज्य वित्तीय निगम, जो आपके पंचायती राज के थ्रू भी इसका प्रावधान है गठन करने का, वित्तीय निगम, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय उद्योग निगम। सरकार जो है उद्यमी पोर्टल चालू किया जिसके द्वारा रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। वो किससे संबंधित है? उद्योग विभाग से। कच्चे माल के लिए औद्योगिक विकास निगम, राज्य उद्योग निदेशालय, ये सरकार के अंतर्गत निदेशालय जो होता है। देखिए सचिवालय स्तर जो होता है, सचिवालय में किसी पॉलिसी को बनाया जाता है। निदेशालय स्तर जो होता है इसमें पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। व्यापारिक साधन औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक हो गए, आपका एसबीआई हो गया जैसे, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक भी है वो। राज्य वित्तीय निगम जो स्वरोजगार स्थापित करने युवकों को आसानी से ऋण अदायगी की सुविधा देते हैं, तकनीकी परामर्श भी देते हैं। इस प्रकार की वहां पर भी वहां जो बैंक्स हैं उसमें इस प्रकार की खिड़की विंडोज बनाई गई हैं जो आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये सभी सुविधाएं जिला स्तर पर प्रदान की जाती हैं। लेकिन स्वरोजगार से किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को बल मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, जब व्यक्ति अपना रोजगार करता है तो उसके अंदर जो है एक प्रकार की स्वयं की कैपेबिलिटीज डेवलप होती है, एबिलिटी डेवलप होती है। वो ना केवल खुद रोजगार करता है बल्कि अन्यों को भी रोजगार प्रोवाइड करता है। तो ना केवल अपने स्तर पर उसको एक आत्मविश्वास मिलता है बल्कि दूसरों को प्रोवाइड करने से भी उसको आत्मविश्वास मिलता है। आत्मविश्वास की भावना विकसित करने में सहायक होता है। इसी स्वरोजगार द्वारा आर्थिक व्यवस्था को भी दृढ़ता प्रदान की जा सकती है। याद कीजिए एमएसएमई सेक्टर जो कि जीडीपी में आपके सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान रखता है। निर्यात में 40% का निर्यात जो टोटल आपका इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें 40% की भूमिका होती है।
वो कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं, स्वरोजगार तो यही दे रहे हैं। स्वरोजगार द्वारा व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साथ आर्थिक बल को प्राप्त करता है। अपने व्यवसाय को करने से ऑब्वियस सी बात है आर्थिक लाभ होता है, बेरोजगारी कम से कम होती है। जब समाज की छोटी इकाई का व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दृढ़ होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था दृढ़ होगी और स्वरोजगार आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान करता है। गवर्नमेंट जो है वो रेहड़ी वाले जो होते हैं उनके लिए भी प्रावधान कर रही है। लगभग 10,000 रुपए की आसान किश्तों पर उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके रेहड़ी वाले होते हैं या ठेले वेले लगाते हैं, इनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। तो लिखा है स्वरोजगार का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान दे दीजिए। राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान होगा इनका? तो क्या योगदान होगा? ऑब्वियस सी बात है कि लोग स्वरोजगार करेंगे तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका होगा? डेवलपमेंट देश का होगा। क्यों? क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी की मैं बार बार बात कर रहा हूं, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? भारत की जितनी टेरिटरी है उसके अंदर जितना भी रोजगार किया गया, हमने एक्सपोर्ट किया, वो किया, तो जितनी यूनिट्स बनाई गई, जितना पैसा हुआ, उसी को ही ऑलरेडी बोला जाता है क्या? दैट इज जीडीपी, आपका सकल घरेलू उत्पाद। जो हमारी घरेलू बाउंड्री के अंदर हमने जितना उत्पादन किया है उसका टोटल मौद्रिक मूल्य होता है, ये उसको मापा जाता है, वही आपकी होती है क्या? जीडीपी। राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? अब राष्ट्रीय विकास में क्या होगा? लोग रोजगार करेंगे, उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, पैसे की पावर बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा डिमांड होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम घरेलू स्तर पर मांग को पूरा कर सकें। तो इसके द्वारा क्या होगा? लोगों की क्षमता बढ़ेगी और ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा खरीदेंगे, आपकी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बूम कर जाएगी, एक अच्छी साइकिल बनेगी, वर्चुअस साइकिल। क्या है? आत्मविश्वास की जननी व आर्थिक विकास को दृढ़ता प्रदान करने वाली योजना स्वरोजगार राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास वही चीज कह रहा है, आत्मविश्वास का संचार कर समाज में नवीन चेतना का संचार होता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। अपनाए गए लघु औद्योगिक संस्थान क्रांति को बल देते हैं और स्वरोजगार युवकों को आत्मबल का और समाज में चेतना का संचार व राष्ट्र को औद्योगिक विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए भारत और चाइना के औद्योगिक विकास में मुख्यतः क्या अंतर है? उसका जो लघु उद्योग सेक्टर है, दैट इज लघु उद्योग सेक्टर, वो वेल डेवलप्ड है और वेल डेवलप्ड होने के कारण वो विश्व की फैक्ट्री बन चुका है। सारा माल यहां पर बनता है। आपकी बहुत से संस्थान है, खासकर ध्यान रखिए, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, इनको यहां पे असेंबल किया जाता है। आपके जो चार्जर आते हैं वहीं पे असेंबल होते हैं। तो ये सब चीज़ें, आपकी दिवाली की जो देवी लक्ष्मी की मूर्ति है, गॉडेस हमारे आपके गणेश जी हैं, इन सब की मूर्तियां वहां बन रही हैं। आप खुद सोचिए, होली की जो आपकी जो पिचकारियां होती हैं उनको यूज किया जाता है, वो कहां बन रही है? लार्जेस्ट मार्केट बन रहा है इस समय चाइना। उसी प्रकार आपके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जो बल दिया है वो खिलौनों के मार्केट के ऊपर दिया है। क्यों खिलौनों के ऊपर, मार्केट के ऊपर बल दिया है? क्योंकि ये सबसे बड़े बाजार को बनाते हैं, ये लघु उद्योग हैं, इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा प्लीज, मेड इन इंडिया का जो कैंपेन लाए हैं वो इन्हीं को डेवलप करना है ताकि स्वरोजगार बढ़े, ना कि व्यक्ति, हर व्यक्ति आपका सरकारी नौकरी की ओर जाए। स्वरोजगार के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, स्वरोजगार दिलाने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? स्किल डेवलपमेंट करो, तकनीकी नॉलेज दो। उसी प्रकार युवकों को स्वरोजगार देने के लिए आपके लिए बैंक लोन्स होने चाहिए, जब लोन होगा तभी पढ़ पाएगा। स्वरोजगार के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का सरकार द्वारा वितरण करने में सहायता देना। ध्यान रखिएगा, सरकार जो है स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, आपने एक पोर्टल के बारे में सुना होगा, दैट इज जेम पोर्टल। इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या है ये? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसके द्वारा गवर्नमेंट जो है, जो आपके लघु संस्थान होते हैं, माइक्रो यूनिट्स होती हैं,
इनके लिए एक विशेष प्रोविज़न करती है, और कुछ जैसे फर्नीचर हो गया, कुछ छोटा मोटा सामान होता है, गवर्नमेंट इसी मार्केट प्लेस पर उसकी बिड देती है। ये छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उनको प्रोवाइड करने में भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में विशेष रूप से थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्वरोजगार से देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? जब इतने वर्क होंगे, आपका उद्योग सेक्टर डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वही जीडीपी को याद कीजिए, हमारे घरेलू क्षेत्र हैं, ये जितना बाउंड्री है उसके, हमारी जो पूरा बाउंड्री रीजन है उसके अंदर जितना क्षेत्र है वहां पे हम क्या प्रोडक्शन करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसका टोटल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद है। जब इतने लघु उद्योग होंगे, ये भी उन सबको उत्पादित करेंगे, उनका भी मौद्रिक मूल्य होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी ऑलरेडी जीडीपी जो है वो देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, वो सुदृढ़ होगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आर्थिक विकास स्टार्ट होगा। हमारे देश की गंभीर समस्या है बेरोजगार। स्वरोजगार को अपनाकर देश के बहुमुखी विकास में योगदान देकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। स्वरोजगार द्वारा हम बेरोजगारी की समस्या को समाधान कर सकते हैं। वही चीज लिखिए जो मैंने आपको बताया। हमेशा से ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन, और मानव तभी संसाधन बनता है जब उसके पास शिक्षा हो, और वो शिक्षा जो व्यवहारिक भी हो। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको व्यवहारिक शिक्षा की बात बोली जा रही है, जिसमें आपके जो घरेलू क्षेत्र के जो आपके सेक्टर हैं, जो आपके पारिवारिक बिजनेस है, उसमें भी आपको नियोजित करने की बात की जा रही है, ताकि शुरू से ही आपका जो ओरिएंटेशन है वो पूरी तरीके से स्किल को प्राप्त कर सके। मानव संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए स्वरोजगार आवश्यक है। लिखा है, युवाओं को स्वरोजगार अपनाने से पहले आत्मविश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? जब आप अपनी कैपेसिटी को जान लोगे तभी तो आप जान पाओगे कि मुझे किस तरीके के स्वरोजगार को अपनाना है। वही लिखा है, अपनाने से पहले आत्मविश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि आत्मविश्लेषण के बिना स्वरोजगार अपनाने पर उसे अपनी सफलता में संदेह हो सकता है। सचिन तेंदुलकर के अंदर आत्मविश्वास था तभी तो वो क्रिकेट खेल पाए। महेंद्र सिंह धोनी के अंदर आत्मविश्वास था तभी तो वो खेल पाए। या यदि हम महेंद्र सिंह धोनी को यह कहते कि वो अरिजीत सिंह बन जाता और गाने लग जाता तो क्या वो सफल हो सकता था? उसने अपना आत्मविश्लेषण किया था तभी वो आज महेंद्र सिंह धोनी हुआ। अरिजीत सिंह ने भी अपना आत्मविश्लेषण किया था तभी वो आज अरिजीत सिंह हुए, और गाने में आप जान ही रहे हैं उनको। स्वरोजगार अपनाने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास, तकनीक का पूर्ण ज्ञान और कार्य क्षेत्र के चयन का गुण होना आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए आत्मविश्वास प्लस तकनीक। अरे भाई, बिना तकनीक के कैसे जान लोगे? क्या क्या तकनीकें होनी चाहिए? एक गाने वाले को तकनीक का ज्ञान है ना कि किस तरीके से रियाज करना चाहिए, वो उसकी टेक्निक है। कौन से बेहतर साउंड हो सकते हैं जो उसके गाने को बहुत ज़्यादा इफिशियंसी प्रदान कर सकता है, वो उसका गुण है, वो उसकी टेक्नोलॉजी है। और कार्य क्षेत्र के चयन का गुण, कार्य क्षेत्र, वही क्रिकेट अपनाने वाला फुटबॉल नहीं अपना सकता, और फुटबॉल को अगर अपनाएगा तो वो हार भी सकता है। सचिन तेंदुलकर फुटबॉल को अपना लेते तो शायद आज सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान ना बोलते। शारीरिक मानसिक दृष्टि से व्यक्ति का पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है। मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही फिट इंडिया चैलेंज मूवमेंट चालू किया। क्यों? जब रहेगा फिट इंडिया तभी होगा डेवलपमेंट हिट। आप समझ जाइए प्लीज। अतः स्वरोजगार में सफलता पाने के लिए आत्मविश्लेषण बहुत नीडी है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज या क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा जरा। क्या लिखा हुआ है? नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, सही वक्तव्य के सामने हाँ करें और गलत के सामने नहीं लिख दें। क्या लिखा है? तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक ही स्वरोजगार के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्या स्टैंड अप योजना जो चालू की गई महिला SC ST के लिए, क्या उनको तकनीकी शिक्षा है इतनी? फिर भी उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड अप योजना लाई। देश का तभी समग्र विकास हो सकता है जब सभी को उसके स्तर के अनुकूल हमको रोजगार हम प्रोवाइड कर सकें या उसको हम प्रमोट कर सकें। ट्रेडिशनल वर्क्स जितने भी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तभी तो ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के CM सर हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बच्चा पहले से ही सीख लेता है। फिरोजाबाद जो आपका कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, या कन्नौज आपका इत्र के लिए मशहूर है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय है।
तो इनके द्वारा बच्चा शुरू से ही सीख लेता है, उसके अंदर ये स्किल पहले से ही होता है, उसके लिए उसको नई टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंड अप योजना में क्या था, महिलाओं को हम प्रमोट कर रहे थे उद्यम के लिए, तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक ही स्वरोजगार के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, दैट इज रॉन्ग। लिखा है स्वरोजगार के लिए कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। यदि अनुभव ही होगा तो वो स्वरोजगार, ऑब्वियस सी बात है कि अनुभव नहीं भी है तो हमें उसको प्रमोट करना होगा, स्किल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना होगा। जब तक स्किल डेवलप को हम प्रमोट कर सकते हैं, इसीलिए तो हम स्किल डेवलपमेंट मिशन लाए और जगह जगह जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के हमने बहुत से संस्थान खोले। कोई भी जा सकता है, कुछ स्किल्स ले सकता है, उसके द्वारा सरकार आपको मौद्रिक सहायता भी देती है। तो स्वरोजगार के लिए कार्य का अनुभव आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर अनुभव होगा तो फिर क्या होगा। थर्ड क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है, पहले भी दिया गया था। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब आई है हमारी इंडिया में, इसमें विशेष रूप से इस चीज को रेखांकित किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमको देनी ही देनी है। तो इसमें हो जाएगा हाँ, बिल्कुल है। स्वरोजगार आरंभ करने से पहले आत्मविश्लेषण करना अनिवार्य है, बिल्कुल है। तभी तो मैंने आपसे बताया कि सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे, लता मंगेशकर बन पाएंगी, इसीलिए जब उनको आत्मविश्लेषण कर लेंगे। स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण प्रदान करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो करते हैं ऋण स्वरोजगार के लिए। स्वरोजगार युवा वर्ग के लिए आत्मबल आत्मविश्वास की जननी है, बिल्कुल है। जब भाई जिसके हाथ में पैसा आएगा आत्मबल उसी का होगा, तो आप इसी से क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं। वुमेन इंपावरमेंट क्या है, वुमेन इंपावरमेंट में भी तो यही बोल रहे हैं कि आखिर इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा तो इनके अंदर भी एक प्रकार का आत्मविश्वास होगा। ध्यान दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अभी हाल में चर्चा में रहा। लाइवलीहुड मिशन, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम महिलाओं के एसएचजी को प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। इसके द्वारा हम इनको प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये अपना रोजगार खुद कर सकें। उसी प्रकार रूरल स्तर पर भी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण स्तर पर आजीविका मिशन को हम लागू कर रहे हैं। उसी प्रकार अर्बन एरिया के लिए, मतलब नगरीय क्षेत्र के लिए भी आजीविका मिशन को लागू कर रहे हैं। दोनों में एक खासियत है, उसमें स्वयं सहायता समूहों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ये स्वयं सहायता समूह कुछ और नहीं होते बल्कि 10, 12, 15 लोग मिल जाते हैं, मिल करके आपसी बचत करते हैं, कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, अपनी संस्था को रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड करवाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फिर इनको आपकी जो बैंक होते हैं उसके द्वारा इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यूपी गवर्नमेंट विशेष रूप से बहुत ज्यादा इनके ऊपर फोकस कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। उसके बाद देखते हैं स्वरोजगार से बेकारी समस्या कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब स्वरोजगार होगा तो एक आदमी 10-10 लोगों को रोजगार देगा, बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी, यह बिल्कुल सही होगा। सरकारी नौकरी पाने में असफल युवा ही स्वरोजगार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे हैं सरकारी युवा, सरकारी नौकरी में जो चले भी जाते हैं वो भी अपना रोजगार कर लेते हैं। जैसे आपके सामने इस समय जो इंडिया में जो है रोमन सैनी आईएएस भी रहे, एम्स के डॉक्टर भी रहे, उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद आज अपना अनअकैडमी ग्रुप खोला। तो क्या है ये, आप जानते ही होंगे प्लीज। सरकारी नौकरी पाने में असफल युवा ही स्वरोजगार करते हैं, ये गलत है पूरी तरीके से। स्वरोजगार के लिए निजी पूंजी का होना अनिवार्य है। जब यदि निजी पूंजी ही होगी तो सरकार क्यों मदद करेगी, सरकार खुद मदद करती है। एमएसएमई सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, दैट इज एमएसएमई सेक्टर, इसको सरकार ने बोला है कि 59 मिनट मतलब लेस देन 1 मिनट ओवर 1 आवर, 1 घंटे में 1 मिनट कम होने पर 59 मिनट के अंदर इनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार क्रेडिट लिंक्ड फैसिलिटी सिस्टम भी लागू किया गया है ताकि इनको क्रेडिट आराम से दिया जाए, वो भी आसान किश्तों पर। उसके बाद लिखा है स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसने मना किया,
लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए ही तो आपको फंड दिया जा रहा है। तो ये भी आपका हो गया, क्या नहीं है क्या सही है वो मैंने आपको विश्लेषण सहित बता दिया। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। क्या लिखा है? संपदा। संपदा मतलब असेट्स, असेट्स उसी का अर्थ होता है संपत्ति, वही संपदा। हमारा आर्थिक विकास प्राकृतिक संपदा पर आधारित है। तो प्राकृतिक संपदा क्या होती है? नेचुरल जो असेट्स हैं, जैसे कोयला हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कॉपर हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं। पेड़ पौधे क्या हैं? ये भी प्राकृतिक हैं। तो ये प्राकृतिक संपदा है जो कि हमारे आपके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करती है। सुलभ, सुलभ मतलब जो इजीली आपको चीजें मिल जाए वो होती है सुलभ, मतलब प्राप्य, जो प्राप्त हो जाए इजीली आपको, आप अचीव कर लो। आपको ये पुस्तक सुलभ हो सकती है। आपको मार्केट में कोई पुस्तक लेनी हो, कोई मैगजीन लेनी हो, मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। संसाधन क्या होता है? संसाधन मतलब रिसोर्सेस, साधन। समाचार पत्र विचारों की अभिव्यक्ति का संसाधन है। विचारों की अभिव्यक्ति, आखिर समाचार पत्रों में क्या होता है? आप एडिटोरियल कवर देखते हैं, उसमें एक इंसान होता है जो अपने विचार लिखता है। एडिटोरियल कवर, संपादकीय, उसमें क्या होता है? अभिव्यक्तियों का ही तो प्रसार किया जाता है। हमारा आर्टिकल जो संविधान का है 19(1)(a) वो प्रेस की फ्रीडम की गारंटी देता है। क्यों देता है? ताकि प्रेस अपने उन्मुक्त विचारों को प्रसारित कर सके। कुंठा मतलब अपने अंदर एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि। कुंठा मतलब कह सकते हैं आप कि मोहन कुंठा से ग्रसित है, मतलब गुस्से से ग्रसित है, ईर्ष्या से ग्रसित है, एक जेलस है, वो है। शोध मतलब होता है रिसर्च, मतलब खोज, डिस्कवरी किसी चीज की। इस विषय पर मेरा शोध कार्य चल रहा है, मतलब किसी भी विषय पे आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी में क्या होता है? किसी विषय, जिस विषय से आप कर रहे हो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है। निपुणता मतलब आपको पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, दैट इज दक्षता, इफिशिएंसी होनी चाहिए। उसने चित्रकला में निपुणता प्राप्त कर ली है। बहुत से हैं, जैसे आपको याद होगा हमारे यहाँ कौन से फेमस चित्रकार हुए, तो उन चित्रकार के बारे में याद कीजिए। उनकी निपुणता थी, कैसे भी चित्र बना देते थे। अवशिष्ट जो कि बिल्कुल बच जाता है, जो पार्ट रेमिनेंट्स हो जाते हैं, जो बच जाते हैं पार्ट, शेष पार्ट। कल कारखानों में अवशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। मतलब जो कारखानों से जो एक्सक्रीटा निकलता है, वहाँ का जो खराब चीज़ें निकलती हैं उसको हम डंप कर देते हैं नदियों में, उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। आप देखिए अपने यूपी में है, तो यूपी में जैसे उन्नाव में बहुत से टेनरियाँ हैं, टेनरियों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को वहाँ की नदी में डंप कर दिया जाता है, और नदी के कारण ही आप देखिए वहाँ पे प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। गंगा नदी है, गंगा नदी में किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है? कल कारखानों से ही अवशिष्ट निकलता है, उसको डंप कर दिया जाता है। विक्रय मतलब होता है सेल करना, बेचना। इस पुस्तक का विक्रय मूल्य 95 रुपये। पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, सूचीकृत। लिखा है ट्रेड यूनियन अधिनियम 26 के अनुसार उत्तर प्रदेश श्रम संघ का पंजीकृत होना अनिवार्य है, मतलब रजिस्टर्ड करवाना अपने आप को। इसी प्रकार थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए वही पंजीकृत हो गया। फिर सहकारिता मतलब होता है कोऑपरेटिव्स। अमूल जो आपका मिल्क आप पीते हैं अमूल का, वो क्या है? वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। पारस्परिक सहयोग पर इसको गठित किया गया था। आजकल हमारे देश में सहकारिता आंदोलन काफी लोकप्रिय है, खासकर संविधान में 97वां अमेंडमेंट जो है वो सहकारिता से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। समानार्थी शब्द लिखने हैं हमको, क्या है? प्राथमिक मतलब प्राइमरी, मतलब जो स्टार्ट करने वाली चीज होती है, दैट इज प्रारंभिक। सर्वोत्तम मतलब जो सबसे ऊपर हो, दैट इज सर्वश्रेष्ठ। प्रयास मतलब जो आप एफर्ट लगाते हो, दैट इज प्रयत्न करना किसी चीज के लिए। सुदृढ़ मतलब पुष्ट, मजबूत। सुदृढ़ मतलब किसी भी चीज के प्रति हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, सुदृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रसार मतलब किसी भी चीज का प्रसार होना चाहिए।
कोई भी न्यूज है तो वो क्या होती है, वो प्रसारित की जाती है, ध्यान रखिएगा। ऋण मतलब होता है डेप्ट, लोन, जो आपने कभी बैंक से लिया हो तो आपको मालूम होगा, कर्ज। विक्रय मतलब सेल करना, मतलब बेच देना। उसी प्रकार संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वही लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान या इंस्टीट्यूशन। लक्ष्य कोई टारगेट आपको अचीव करना है अपने जीवन में, वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका एम होगा, दैट इज उद्देश्य। विकास मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब प्रगति करना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे प्लीज, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज इसके ऊपर। तो उसके आगे हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो हमको देखना है दैट इज निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम वही जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं अपोजिट कौन सा होता है, तो हिंदी में उसी को बोलते हैं विलोम। तो विलोम हम देख लेते हैं, क्या लिखा है, सुविधा मतलब किसी चीज को आसानी से कर देना, कोई चीज सुविधा पूर्वक संपन्न हो जाए तो क्या होता है, सुविधा का मतलब अपोजिट क्या होगा, कठिन। तो असुविधा मतलब कठिन, जो सुविधा पूर्वक अगर आप कर लेते हैं तो कोई चीज आपको दूसरी चीज करनी हो तो वो कठिनता से की जाए तो दैट इज असुविधा। शिक्षित मतलब जो कि पढ़ा लिखा हो, वो क्या है, शिक्षित मतलब एजुकेटेड, और जो अनएजुकेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, अशिक्षित। तो यही चीज लिखी है शिक्षित, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज अशिक्षित। उसके बाद लिखा है विकासशील। विकासशील का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलपिंग मतलब विकासशील, और जो पूरी तरीके से खराब होगा, अविकसित होगा, दैट इज विकासशील। और अविकसित वो कम से कम विकास कर रहा है, ये विकास ही नहीं करेगा। विकासशील इंडिया क्या है, विकासशील नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। वही अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशंस के बारे में तो वो क्या है, लीस्ट डेवलप्ड, अल्प विकसित हैं, मतलब एक प्रकार से देखें तो अविकसित कह सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो समझ जाएंगे अविकसित। उपयोग, उपयोग मतलब किसी चीज का उपयोग करना, किसी चीज का यूटिलाइज करना, अच्छे से यूटिलाइज करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज का खराबी से यूटिलाइज करना, खराब कर देना। अनुपयोग करना, तो वो क्या लिखा, अनुपयोग करना या दुरुपयोग करना। रुचि, रुचि मतलब किसी चीज के प्रति आपकी जो है अट्रैक्शन होना चाहिए किसी चीज के प्रति। अगर आप केक आपको बहुत पसंद है या पेस्ट्री आपको बहुत पसंद है तो ये आपकी रुचि है, आपका अट्रैक्शन है उसके प्रति। और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत ना पसंद है तो वो अरुचि का विषय हो जाएगा, वो आप पसंद नहीं करेंगे। रुचि, अरुचि। उसके बाद लिखा है प्रभाव, इफेक्ट, किसका कितना ज्यादा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महिलाओं का जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में कितना ज्यादा ग्रो कर जाता है, वो उनका प्रभाव है, समझे आप, वो प्रभाव है। अगर यही उनका ये प्रभाव ना होता तो उसको उल्टा अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रभाव, मतलब सेक्स रेशियो बढ़ने के बजाय और ज्यादा डिक्रीज करना चालू कर देता तो हम क्या कहते हैं, अप्रभाव है या प्रभावहीन है या कुप्रभाव है। तो सीधी सी बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अस्थाई, जो कि स्थाई नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज स्टेबल नहीं है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज स्टेबल है मतलब स्थाई है तो वो हो जाएगा स्थाई। उसी प्रकार लिखा है आयात। आयात मतलब होता है किसी दूसरे देश से हमने अपने यहां आयात किया मतलब इंपोर्ट किया। तो इसका उल्टा क्या होगा कि हमने देश से कितना बाहर एक्सपोर्ट किया मतलब निर्यात किया। तो आयात का उल्टा क्या हुआ, निर्यात। लघु, लघु का मतलब है शॉर्ट। आप भी पेपर लिखते हैं तो उसमें लिखा होगा शॉर्ट ऐसे, फिर एक में लिखा होगा लॉन्ग ऐसे या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लघु का उल्टा क्या हुआ, दीर्घ, मतलब लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। फिर लिखा है निजी। निजी मतलब हुआ प्राइवेट। प्राइवेट मान लिया जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या है, प्राइवेट है। क्यों, मुकेश अंबानी की है ये। अब मुकेश अंबानी सर की वो खुद की संपत्ति हुई तो वो प्राइवेट हो गई। आपका घर क्या है, वो प्राइवेट है, वो आपका है। बट सार्वजनिक क्या हुआ,
अब भारत सरकार की जैसे एनटीपीसी हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो क्या है? सार्वजनिक है, वो सरकार का है हस्तक्षेप उसमें। एसबीआई किसका है? वो सरकार का है। ठीक है, तो वो चीज सार्वजनिक हो गई, पब्लिक सेक्टर। तो ये चीज आपको तैयार हो गई होगी। विलोम, सुविधा, असुविधा, शिक्षित, अशिक्षित, विकासशील, अविकसित, उपयोग, अनुपयोग, रुचि, अरुचि, प्रभाव, अप्रभाव, स्थायी, स्थायी, आयात, निर्यात, लघु, दीर्घ, निजी, सार्वजनिक। गॉट इट? ये चीज समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो हमको देखना है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में उपयुक्त उपसर्ग लगाकर नए शब्दों को बनाइए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए जरा। स्वरोजगार, पहली बात तो उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के आगे लगता है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? यह कोई भी शब्द होगा तो वो उसके आगे लगता है। जैसे मैंने लिखा अभिजीत, आप ध्यान दीजिएगा, अभिजीत, तो अभिजीत में उपसर्ग क्या होगा? दैट इज अभी। अभी क्या है? ये उसका उपसर्ग है। तो इस तरीके से इसको निकालिएगा। जो सामने वर्ड आपको दिख रहा है, जो सबसे प्रारंभ होता है, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है वो एक और लिखा है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए, उपयुक्त उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। धर्म लिखा है, धर्म का क्या हो सकता है? अधर्म। परधर्म भी हो सकता है, तो यहां अधर्म लिखा हुआ है। आवृत्ति, हमने उसके आगे लगा दिया क्या? अन प्लस आ, संधि विच्छेद हो गया, पूरा मिल गया, अनावृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, अन लग गया उसमें उपसर्ग। ज्ञान का ये एक उपसर्ग लग गया, आगे जो लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। और जो पीछे लगता है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं मिठाई, तो मिठाई में जो पीछे का पार्ट है, मिठाई, ठाई, जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मिठाई, मतलब यहां पे आपको यह चीज समझ में आएगा, दैट इज आई। ये होता है आपका क्या? प्रत्यय। ये होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो उपसर्ग वही अभिजीत से याद कीजिएगा, अभिजीत। ठीक, यहां से आप निकाल लेंगे हर हाल में। उसी प्रकार मिठाई से याद कीजिएगा, आई, मिठाई, ठकुराइन, है ना? जैसे ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है ठकुराइन, ठकुराइन। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, आइन। आइन क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। तो इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठकुराइन मतलब आइन, वो हो गया प्रत्यय। अभिजीत मतलब अभी, मतलब वो हो गया उपसर्ग। उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उसको नवीनता प्रदान करते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के पीछे लगकर उसे अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक, उसी प्रकार जन्म लिखा है तो फिर आ लग गया, अजन्म। ये क्या हुआ? उपसर्ग। न्याय के साथ हमने लगा दिया अ, फिर अन्याय, ये क्या हुआ? उपसर्ग, जिसको आप इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म का क्या हो गया? अकर्म, ये क्या हुआ? उपसर्ग। शब्द के देखिए आगे लग रहे हैं। अधर्म में धर्म के आगे लग गया, उपसर्ग हो गया। आवृत्ति के आगे लग गया अन, वो उपसर्ग हो गया। ज्ञान के आगे लगा अज्ञान, दैट इज उपसर्ग। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, अकर्म के आगे आ लगा दिया तो हो गया अकर्म। मतलब ये जितने भी शब्द आपने देखे, इसमें हमने आगे कुछ इंट्रोड्यूस किया है, प्रीफिक्स एक लगा दिया है, तो वो क्या हुआ? उपसर्ग कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। अब इसमें लिखा है प्रत्यय। अब हमको इसमें प्रत्यय छापने हैं और उपसर्ग छाटने हैं। देखिए, स्वरोजगार लिखा है पहला। स्व में स्व क्या हो गया? उसका उपसर्ग हो गया, और फिर इसको हमने ब्रेक कर दिया रोजगार।
देखिए उपसर्ग, इसमें उपसर्ग क्या है, ये है उपसर्ग, ध्यान रखिएगा, ये है उपसर्ग स्व। उसी प्रकार लिखा है आत्मविश्वास, आत्म क्या हो गया, वो उपसर्ग हो गया, तो ये क्या है, उपसर्ग, विश्वास शब्द हो गया। उसी प्रकार परिकल्पना, देखिए आगे का पार्ट लग रहा है केवल, ये आत्म ये स्व, देखिए ये स्व लग गया, ये लगा आत्म, ये लगा परि, देखिए ये है परि, ये है कल्पना, क्या हुआ, परिकल्पना। आगे का पार्ट है परि, लिखा है परंपरागत, ये लिखा है परंपरा। ये देखिए ये जो आगत है ये है इसका क्या, प्रत्यय, ठीक। सुव्यवस्थित, सु क्या हो गया, ये हो गया उपसर्ग, व्यवस्थित। सामाजीकरण, ये हो गया समाज, ईकरण, करण हो गया ये प्रत्यय। कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, ता क्या हो गया, आखिरी शब्द, प्रत्यय। अगर आपको छांटने के लिए बोला जाएगा कि इसमें उपसर्ग छांटिए और प्रत्यय छांटिए, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे वाले पार्ट से हमको छांटना है, और उपसर्ग होगा तो हमें शब्द के आगे वाले पार्ट से छांटना है। लिखा है स्वामित्व, स्वामी प्लस त्व, ये भी प्रत्यय होता है, त्व। लिखा है भारतीय, भारत ई, दैट इज प्रत्यय। फिर लिखा है प्रशिक्षित, प्र प्लस शिक्षित मतलब उपसर्ग, तो प्रशिक्षित। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में जो बेसिक सा डिफरेंस होता है यही होता है कि उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के आगे लगकर उसे नवीनता प्रदान कर देते हैं, प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के पीछे लगकर उसका विश्लेषण करते हैं। तो आज की पढ़ाई को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।